यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने स्पेलवे की 3 सुरंगों में 18 तबाहकुन बम लगा दिए हैं। क्वार्टर में आते ही मुझ पर थकन तारी हो गई, छीली हुई कोहनियों का दर्द भी जाग उठा और जहाँ जहाँ गर्दन और बाजुओं पर मच्छरों ने काटा था वहाँ बेखारिश शुरू हो गई। लेकिन मैं अपनी कामयाबी पर इस कदर खुश था कि इन बातों की तरफ मैंने कोई तवज्जो न दी। पोशाली जाग रही थी, इसने मुझे क्वार्टर के सहन में कूदते देख लिया था। इसने फौरन कोठरी का दरवाज़ा खोल दिया। मैं अंदर आते ही बेदम सा होकर चारपाई पर लेट गया। जब मैंने इसे बताया कि मैं सारे के सारे बम महफूज मकामात पर लगाया हूँ तो इसे यकीन नहीं आया। यकीन मुझे भी नहीं आ रहा था। कोठरी में मोमबत्ती जल रही थी। पोशाली ने थर्मोस में चाय निकाल कर मुझे दी। गरम गरम चाय पीकर मेरा जिस्म गर्म हो गया। फिर मैंने पोशाली से कहा, कल दिन में 1 और 1:30 बजे के दरमियान अगर मेरे लगाए हुए बम फट गए तो यहाँ तबाही मच जाएगी। पोशाली ने कहा, इसका मतलब है कि हमें सुबह होने से पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए ताकि हम बमों के फटने तक इस वादी से दूर जा चुके हों। मैंने पोशाली की तरफ देखते हुए कहा, मैं मद्रासी मेजर से तुम्हारी बेइज्जती का बदला लेना चाहता हूँ पोशाली। पोशाली ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और आहिस्ता से सांस भरकर बोली, इन बातों को भूल जाओ, समझ लो कि ये हमारे मिशन का एक हिस्सा था। बाहर अंधेरे और खामोशी में एक जीप तेजी से गुजर गई। हम एक दूसरे को तकने लगे। पोशाली ने जल्दी से मोमबत्ती गुल कर दी। ये कौन हो सकता है? ये सारा इलाका फौजी है, कोई सिपाही किसी काम से गुजरा होगा। हमारे कान बाहर लगे थे। इसके बाद गहरी खामोशी छा गई। पोशाली ने आहिस्ता से कहा, कहीं मेजर मर तो नहीं गया? आज मैंने पूरी बोतल इसे पिला दी थी। अगर वो मर भी गया है तो आधी रात को इसके बेडरूम में कोई नहीं जा सकता। किसी को क्या पता कि वो मर गया है। पोशाली ने सिरहाने के नीचे से रिवॉल्वर निकाल कर अपनी कमीज़ के अंदर छुपा लिया और बोली, मेरा ख्याल है कि अब हमें एक पल भी यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। हमारा मिशन वैसे भी मुकम्मल हो चुका है। ज़रूरी तैयारी कर लेने के बाद हम कमरे का दरवाज़ा खोलकर सहन में आ गए। यहाँ से दीवार की तरफ गए। पहले पोशाली ने दीवार फांदी, इसके पीछे मैंने भी दीवार फांद कर झाड़ियों में बैठ गए। हमने बैठे बैठे इर्द गिर्द के माहौल का जायज़ा लिया। चारों तरफ गहरा सन्नाटा और खामोशी थी। हमने देहातियों वाले कपड़े पहन रखे थे। मैंने पोशाली को आगे बढ़ने का इशारा किया और थोड़ी देर बाद हम ग्रियन के इलाके से निकलकर अपने मोहसिन मुसलमान देहाती के मकान की तरफ जा रहे थे। हमारा मोहसिन देहाती इस वक्त सो रहा था। हमने इसे उठाया और कपड़े मांगे। वो आंखें मलते हुए उठा और बोला, क्या तुम लोग जा रहे हो? नहीं मियाँ जी, जाएंगे कहाँ, हमें तो अभी इसी गाँव में रहना है। मेजर साहब ने हमें ऊपर शहर एक ज़रूरी काम से भेजा है। हमने सोचा कि ऊपर सर्दी होगी और दूसरे गर्म कपड़े पहन लेते हैं। मुसलमान देहाती ने कोई एतराज़ न किया और हमें हमारे सियाहों वाले कपड़े की गठरी लाकर दे दी। हमने इसका शुक्रिया अदा किया और वहाँ से निकलकर रतू झाला कस्बे को जाने वाली सड़क पर आ गए। अंधेरे में हमने देहाती लिबास उतार कर सयाहों वाला लिबास पहना। देहाती लिबास की गठरी बनाकर इसे नीचे खुड में गिरा दिया और इस पहाड़ी खूह में आ गए, जहाँ हमने अपना ब्रीफकेस पत्थरों के पीछे शुगाफ में वहीं पड़ा था। मैंने ब्रीफकेस में मुतलका कागजात और नक्शा निकालकर इसे वहीं आग लगाकर जला दिया। अब हमारे पास सिवाय 2 पिस्तौल, कुछ गोलियों और जहरीले सिगारों के सिवा और कोई काबिल एतराज़ चीज़ नहीं थी। सिगारों पर किसी को शुबा नहीं हो सकता था। पिस्तौल हम जहाँ चाहते फेंक सकते थे। अब पूह फट रही थी। पोशाली ने कहा, रतू झाला कस्बे के आगे जाकर हमें मंडी जाने वाली लारी मिलेगी। मंडी से हम सुंदरनगर और फिर बिलासपुर से होते हुए शिमले पहुंच जाएंगे। मैं महज अस्बात में सर हिलाकर रह गया। जाहिर है इसे क्या कहता है। दोपहर 3 बजे जब हमारी लारी बिलासपुर और शिमले के दरमियान एक जगह रुकी तो एक अधेड़ उम्र का देहाती लारी में सवार हुआ। इसने दूसरे मुसाफिरों को बताया कि रतू झाला का बंद टूट गया है, कई फौजी मारे गए हैं। हमारे दिलों में यह सुनकर सुकून की गहरी लहर उतर गई। मैंने पोशाली का हाथ आहिस्ता से दबाया, गोया मैं इसे मुबारकबाद दे रहा था। एक बहुत बड़े ज़हनी तनाव से हमें निजात मिल गई थी। अब यकीनी बात थी कि शिमले की चेक पोस्ट पर लारी के मुसाफिरों से पूछगछ की जाएगी। मैं खिड़की में से बाहर देखने लगा। शिमले के मज़ाफ़ात शुरू हो गए थे। मैं इस लारी के साथ शिमले में दाखिल नहीं होना चाहता था। चुनाचा मैंने एक चौक का इंतखाब कर लिया और लारी रुकवा कर पोशाली के साथ उतर गया। लारी आगे बढ़ गई। हम डहलानी पगडंडी पर हो लिए, जो पहाड़ी के पीछे से होती हुई शिमला शहर की फ्रूट मार्केट में जा निकलती थी। हम बज़ाहिर इस तरह चल रहे थे जैसे सयाहों की तरह सैर कर रहे हों और मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हों। पोशाली ने पुरमुसर्रिल लहजे में कहा, खुदा का शुक्र है कि हमारा मिशन कामयाब रहा। मैं ऊपर शिमले की इमारतों, गिरजाघर की मीनार और डाकखाने की ऊंची दीवारों को देख रहा था। मैंने कहा, अब हमें फ़ौरन अपने होटल पहुंचना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम शिमले में दाखिल होते ही मुझसे अलग होकर अपने होटल चली जाओ। तुम अब मुझसे शिमले में नहीं मिलोगे। हमारी मुलाकात अब दिल्ली में कहीं हो सकती है। सुजाता का क्या बनेगा? वो हमारे साथी एजेंटों की हिरासत में है। आज रात मैं इसे एक सोचे समझे ड्रामे के ज़रिए एजेंटों से छुड़ा कर ले आऊँगा और फिर कल किसी वक्त इसे साल लेकर दिल्ली रवाना हो जाऊँगा। पोशाली मेरे पीछे पहाड़ी पगडंडी पर चल रही थी। इसने कहा, मैं दिल्ली पहुंचकर किसी न किसी तरह तुमसे रब्ता कर लूँगी। इस तरह बातें करते हुए हम एक चढ़ाई चढ़ते हुए शिमला की फ्रूट मार्केट में पहुंच गए। एक आदमी दुकानदार को रतू झाला डैम की तबाही का हाल बता रहा था।
मैंने सामने देखते हुए दबी जुबान में पोशाली से कहा, अलग हो जाओ। पोशाली ने अपनी चाल सुस्त कर ली और मुझसे अलग होकर एक फल वाले की दुकान पर जाकर फल देखने लगी। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी और शिमले की माल रोड पर होता हुआ अपने होटल में आ गया। होटल का हिंदू मैनेजर इस वक्त वहाँ नहीं था। मैंने काउंटर से चाबी ली और अपने कमरे में आ गए। कपड़े उतारे, गुसल खाने में जाकर मुँह हाथ धोए, दूसरे कपड़े पहने, खाना मंगवा कर खाया और दरवाज़ा अंदर से बंद करके ऐसी गहरी नींद सोया कि जब आँख खुली तो कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। जल्दी से उठकर बत्ती रोशन की, घड़ी देखी, रात के 9 बज रहे थे। मुझे मालूम था कि मेरे आदमियों को भी डैम की तबाही का इल्म हो गया होगा और वो मुझसे राब्ता करने वाले हैं। मैं अपने कमरे से बाहर ना निकला और काफ़ी मंगवा कर पीता रहा। फिर रेडियो खोलकर खबरें सुनी। खबरों में यही बताया गया कि हमसाया मुल्क के किसी तकरीबकार ने रतू झाला डैम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, मगर इसे मौके पर ही फौज ने पकड़ लिया। डैम को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, कुछ सिपाही जख्मी हो गए और इन्हें अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। इस खबर ने साबित कर दिया कि डैम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। इस देहाती की खबर सच्ची थी जिसने रास्ते में लारी में सवार होने के बाद मुसाफिरों को बताया था कि रतू झाला डैम फट गया है और सैकड़ों फौजी मारे गए हैं। रात के 11:15 बजे तो वादी की तरफ खुलने वाली खिड़की पर किसी ने मखसूस अंदाज में 3 बार टिक टिक की। मैंने जल्दी से उठकर खिड़की खोल दी। एक आदमी अंदर आ गया। इसने खिड़की बंद करके मुझे सीने से लगा लिया। मुबारक हो, तुमने बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है। नुकसान कितना हुआ है मैं ये मालूम करने को बेताब हूँ। मैंने दरियाफ्त किया, डैम की 6 के 6 स्पेलवे तबाह हो गए हैं, काफ़ी सिपाही भी मारे गए हैं। हमारे मुखबर ने हमें बताया है कि अब इस डैम की मरम्मत में कम से कम 6-7 माह लग जाएंगे। हमें इतनी ही मोहलत चाहिए थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और पूछा कि सुजाता किस हाल में है। इसने कहा, हमने इसे कैद में डाल रखा है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अभी मेरे साथ चलो और हमारे आदमियों के साथ एक ड्रामाई झड़प के बाद इसे रहा करके ले जाओ, क्योंकि हमें अब आगे जाना है। हम यहाँ नहीं रह सकते। मैंने कहा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। कमरे से निकलने के लिए खिड़की का रास्ता इस्तेमाल किया गया। वो मुझे अंधेरों, घाटियों और खाइयों में से गुजार कर एक ऐसी जगह ले आए जहाँ चीड़ के दरख्तों में एक लकड़ी का छोटा सा क्वार्टर बना हुआ था। यहाँ इसने सीटी की एक मखसूस आवाज़ निकाली जिसे सुनकर अंधेरे में 3 आदमी वहाँ आ गए। इनमें से 2 के पास ट्रेन गन्ने थी। इसने हमें समझाना शुरू कर दिया कि सुजाता को किस तरह छुड़ाना होगा। जब सारी बातें तय हो गई तो वो अंधेरे में गायब हो गए। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मैं क्वार्टर की तरफ बढ़ा। एक तरफ से किसी ने बुलंद आवाज़ में ललकार कर कहा, कौन हो तुम? मैंने भी तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक चिल्ला कर कहा, खबरदार, पुलिस हमारे साथ, जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो और हथियार फेंक दो। अपने एजेंट ने बता दिया था कि क्वार्टर के अंदर मेरी होने वाली बीवी सुजाता जाग रही है और वो भी मेरी आवाज़ सुन लेगी और हमारा आदमी वहाँ इसे अंदर भी बता देगा कि तुम्हारा मंगेतर तुम्हें छुड़ाने के लिए आया है, मगर हम इसको भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं क्वार्टर की तरफ दौड़ा। 2 आदमी मुझसे गुत्थम गुत्था हो गए। फायर करने की इजाज़त नहीं थी। हम इसी तरह मसनूई लड़ाई लड़ते क्वार्टर के दरवाजे की तरफ आ गए। अंदर से किसी ने दरवाज़ा खोल दिया और मुझ पर पिस्तौल तान लिया। इस दौरान में एक आदमी अपने आप मेरे काबू में आ गया। मैंने इसकी कमर के साथ अपनी उंगली लगाकर कहा, मेरे पास भरा हुआ पिस्तौल है, अगर तुमने हथियार न फेंका तो मैं तुम्हारे आदमी को गोली मार दूंगा। वो मेरी इज्जत में है। ये सब कुछ सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक हो रहा था। क्वार्टर के दरवाजे में खड़े हुए अपने आदमी ने स्टेन गन नीचे फेंक दी। मैंने चिल्लाकर कहा, सुजाता बाहर निकल आओ, जल्दी करो। सुजाता घबराई हुई थी। वो जल्दी से बाहर निकल आई। इसके बाल खुले हुए थे। अंधेरे में इसने मुझे देख लिया था और रोते हुए बोली, कृष्ण, मुझे इन जालिमों से बचा लो। मैंने दुश्मन की पीठ पर उंगली रखी हुई थी। सुजाता से कहा, मेरे पीछे आ जाओ, घबराओ नहीं, पुलिस आ रही है। मैंने सुजाता को यूं ही एक हाथ से थामा। मंसूबे के मुताबिक सारे गुंडे यानी अपने आदमी एकदम भाग खड़े हुए और अंधेरे में गायब हो गए। मैं इनकी तरफ लपका तो सुजाता ने मुझे पकड़ लिया। भगवान के लिए इनका पीछा न करो, यहाँ से भाग चलो, ये लोग बड़े जालिम हैं। मैं भी यही करने वाला था। मैंने सुजाता को साथ लिया और हम भागते हुए इस इलाके से निकलकर इंपीरियल होटल की तरफ चले। सुजाता की सांस फूल गई तो वो वहीं बैठ गई और हाँफते हुए बोली, मुझसे अब नहीं भागा जाता। मैंने इसे अपने साथ लिया और इसके बालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, भगवान की बड़ी कृपा हुई है सुजाता। मुझे एक मुखबर ने खबर कर दी थी कि गुंडों ने तुम्हें इस जंगल में छुपा रखा है। तुम्हारे बगैर मैंने बड़ी परेशानी में दिन गुजारे थे। सुजाता ने सांस दुरुस्त करते हुए कहा, मेरा दिल कहता है कि तुम आकर मुझे ज़रूर इन लोगों से छुड़ा लोगे। वो उठी और मेरे साथ तेज़ तेज़ कदमों से चलने लगी। अपने कमरे की चाबी मेरी जैकेट में थी। मैं इसे खिड़की में से अंदर जाने के बजाय होटल की लॉबी की तरफ से काउंटर पर ले आया। मैंने जानबूझकर ऐसा किया। इत्तेफाक से होटल का हिंदू मैनेजर काउंटर पर रजिस्टर खोले, इस पर कुछ लिख रहा था। हमें देखकर हैरान सा हो गया। फिर बोला, महाराज जी, श्रीमती जी मिल गई, भगवान ने बड़ी दया की। मैंने कहा, बस किसी पिछले जन्म का नेक कर्म हमारे काम आ गया भाई जी। मैं सुजाता को अपने कमरे में ले गया। इसका सामान मैंने अपने कमरे में रख दिया था। सुजाता कमरे में आते ही मेरे साथ लगकर रोने लगी। मैंने इसे तसल्ली दी कि जो कुछ हुआ इसे भूल जाओ। मेरे दुश्मन मेरे पीछे लगे थे, मगर मैंने आखिर तुम्हें इनके चंगुल से छुड़ा लिया।
मैंने थाने सिख SHO को फ़ोन करके बता दिया कि सुजाता मिल गई है। महाराज आपने तो कमाल कर दिया, आप थाने आकर रिपोर्ट लिखवाना मत भूलिएगा, हम केस दाखिले दफ्तर कर देंगे। सुजाता ने पूछा, तुमने वहाँ कहा था कि पुलिस मेरे साथ है। मैंने हंसते हुए कहा, वो तो मैं गुंडों पर रोब डालने के लिए कहा था, ऐसा न करता तो वो कभी हथियार न फेंकते। सुजाता ने माता जी के बारे में पूछा कि इनकी हालत कैसी है। मैंने कहा वो परेशान थी, बाकी घर वाले भी यहाँ आना चाहते थे, मगर मैंने इन्हें रोक दिया और कहा कि मैं अकेला ही सुजाता को बरामद कर लूँ। सुजाता ने इसी वक्त अपनी माता पिता को घर फ़ोन करके बता दिया कि यानी मैंने इसे गुंडों से छुड़ा लिया है और बिल्कुल खैरियत से हूँ। माता पिता की जान में जान आ गई। मैंने भी इनसे बात की और कहा कि मैं सुजाता को लेकर कल शिमले से रवाना हो रहा हूँ। दूसरे दिन मैंने थाने जाकर सुजाता की बरामदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। गुंडों के बारे में बताया कि जंगल में एक क्वार्टर में उन्होंने सुजाता को कैद कर रखा था। ये भी प्रोग्राम के मुताबिक था, क्योंकि अपने एजेंटों ने कहा था कि वो हमारे जाने के बाद वहाँ से फरार हो जाएंगे, पुलिस इन्हें कभी तलाश नहीं कर सकेगी। होटल वापस आकर मैंने अपने ऑफिस फ़ोन करके अपने बॉस तिवाड़ी को बताया कि मैंने पुलिस की मदद से सुजाता को गुंडों से छुड़ा लिया है और अब मैं दिल्ली पहुंच रहा हूं। शिमले जो दिन के वक्त अखबार पहुंचे, इनमें तो रतू झाला डैम की तबाही के बारे में इतनी खबर छपी थी कि जो ऑल इंडिया रेडियो ने रात ब्रॉडकास्ट की थी, मगर शिमले में हर जगह डैम की तबाही की बातें हो रही थी। इनकी बातों से अंदाज़ा होता था कि डैम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और भारी जानी नुकसान हुआ है। दोपहर का खाना मैं और सुजाता ने एक होटल में खाया, वो भी डैम की तबाही ही की बातें करने लगी। मैंने कहा, ये तकरीबकारी है सुजाता, भगवान ने चाहा तो हम तकरीबकारों को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने 3 बजे दोपहर की फ़्लाइट से दिल्ली के लिए 2 नशिस्तें मखसूस करवानी चाहिए, मगर इसी फ़्लाइट में मुझे जगह नहीं मिल सकी। आखिर 7 बजे शाम की फ़्लाइट में हमें 2 सीटें मिल गई और हम शिमले से दिल्ली की तरफ परवास कर गए। दिल्ली पहुंचते ही मैं सुजाता को लेकर सीधा इसके घर पहुंच गया। इसके माता पिता बहन भाई तो इसे देखते ही इससे लिपट गए, कोई चूम रहा था, कोई गले लगा रहा था। सुजाता की माता ने फ़ौरन हम दोनों की आरती उतारी, माथों पर तिल लगाए और भगवान की मूर्ति के आगे माथा टेका। मैंने बड़े जोशो खरोश के साथ सुजाता को गुंडों से बरामद करने की ड्रामाई कहानी सुनाई। मेरी बहादुरी पर हर कोई अशश कर रहा था। रात गए मैं सुजाता के घर से अपने मकान में आ गए। मेरे मकान पर सिवाय गोरखाली चौकीदार की और कोई खैर मकदम करने वाला नहीं था। मैंने गुस्ल किया, कपड़े बदले और सो गए। अगले रोज़ दफ्तर पहुंचा तो वहाँ की फ़िज़ा में ख़ास किस्म की पुरस्कारियत सी महसूस हुई। बॉस और दूसरे ऑफिसरों ने मुझे सुजाता की बरामदगी पर मुबारकबाद दी, मगर मैंने महसूस किया कि इनके चेहरे उतरे हुए हैं। बहुत जल्द ये बात खुलकर सामने आ गई कि इसकी वजह रतू झाला डैम की तबाही और भारतीय फ़ौज का जानी नुकसान है। मिस्टर तिवाड़ी ने दोपहर के खाने के बाद मुझे अपने कमरे में बुलवाया। खंदा पेशानी के साथ मुझे थर्मोस में से काफ़ी निकाल कर पेश की और इधर उधर की दफ्तरी बातें शुरू कर दी। फिर अचानक मेरी तरफ घूरते हुए बोला, कैप्टन मेहता, 3 अक्टूबर की रात को तुम कहाँ थे? ये सवाल इतना अचानक था कि मेरा तजुर्बा और खुद-ए-एतमादी मेरे साथ ना होती तो मेरे कदम उखड़ गए थे। 1 सेकंड से भी कम वक्त में मैं समझ गया कि यही वो रात थी जिस रात चंबा वादी का रतू झाला डैम बम के धमाके से उड़ा दिया गया था। मैं छत की तरफ देखने लगा जैसे तारीख याद कर रहा हूँ। फिर तिवाड़ी की तरफ देखकर बड़े नॉर्मल अंदाज में कहा, 3 अक्टूबर की रात को मैं कालका शहर से 7 मील नीचे करगाली गांव में गुंडों के ठिकाने की सुराग रसानी के सिलसिले में गया हुआ था। यही वो जगह थी जहां मुझे इतला मिली थी कि सुजाता को अगवा करके रखा हुआ है। ये मैं बड़े एतमाद के साथ एक ही जुमले में बोल गया कि गाली गाँव का नाम भी मैंने यूं ही बोल दिया था, लेकिन ये नहीं जानता था कि कमबख्त तिवाड़ी शिमले के इर्द गिर्द के सारे इलाके की चप्पे चप्पे ज़मीन से वाकिफ़ है। सिगरेट सुलगाते हुए बड़े इत्मीनान से इसने मेरी आंखों में आंखें डाल दी और बोला, कालका के नीचे करगाली नाम का कोई गांव नहीं है। कहो तो मैं तुम्हें कालका के आसपास के सारे गांव के नाम गिनवा दूं। ये शख्स मुझसे क्या उगलवाना चाहता था? एक लम्हे के लिए तशवीश की एक हल्की सी लहर मेरे चेहरे के ऊपर से होकर गुजर गई, लेकिन मैंने इस लम्हे से पहले अपने आप को संभाल लिया था। सर, मुझे इस गाँव का नाम ठीक से याद नहीं रहा। शरदाली या करशाली, कुछ इसी किस्म का नाम था इस गाँव का। तिवाड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो होगा कोई गाँव। कॉफ़ी और डालूं कैप्टन मेहता? इसने थर्मोस का डॉट खोलते हुए कहा। जी नहीं शुक्रिया, मैंने कहा। तिवाड़ी ने थर्मोस में से अपने प्याले में कॉफ़ी उंडेली और थर्मोस को बंद करके पीछे तबाही पर रख दिया। कैप्टन मेहता, शायद तुम्हें इल्म होगा, मेरा मतलब है तुमने अखबारों में रतू झाला डैम की तबाही की खबर ज़रूर पढ़ी होगी। मैंने तशवीश के तासुरात चेहरे पर पैदा करते हुए कहा, हाँ सर, मैं शिमले में सुजाता को लेकर आ गया था कि वहाँ मैंने रेडियो पर खबर सुनी। सर, हमारा कितना नुकसान हुआ है। तिवाड़ी अब भी मेरी आंखों में आंखें डाले हुए मुझे घूर रहा था। मुझे महसूस हुआ कि वो मेरे दिल की गहराइयों में छुपे हुए सरबस्ता राजों तक पहुँचना चाहता है। कहीं इसे शक तो नहीं पड़ेगा। मैंने इस ख्याल को फ़ौरन जहन से निकाल दिया और इससे पहले कि वो मेरे सवाल का जवाब दे खुद ही बोल उठा, हमारे रेडियो ने तो ज़्यादा नुकसान नहीं बताया।
तिवाड़ी ने आंखें मेरे चेहरे से हटा ली और एस्ट्रे में सिगरेट की राख झाड़ते हुए एक लंबी सांस ली और कुर्सी की पुश्ते से टेक लगा ली। कुर्सी की चिड़चिड़ाहट मुझे अपने दिमाग में सलाखों की तरह घुसती महसूस हुई। तिवाड़ी आहिस्ता आहिस्ता कुर्सी पर आगे पीछे झूलते हुए कहने लगा, हाँ, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बस पूरा डैम तबाह हो गया है और 50 फौजी हलाक हो गए। मैं दिल में हैरान हुआ कि वहाँ तो 4-5 सिपाही ही पहरा दे रहे थे, ये 50 फौजी कहाँ से हलाक हो गए। मैंने इस तरह से चेहरा बना लिया जैसे मुझे डैम की बर्बादी का सबसे ज़्यादा अफसोस हुआ हो। सर, ये ज़रूर तखरीबकारी का केस है। हमसाया मुल्क के आदमियों ने हमारे डैम को तबाह किया है। इनकी वजारत ने तो शुरू दिन से वावेला मचाना शुरू कर दिया था कि इस डैम की तामीर से हमारी ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। तिवाड़ी की तेज़ निगाहें मेरे चेहरे को टटोल रही थी। इसके होंठ फीकी मुस्कुराहट के साथ फैलने लगे। कहने लगा, हमसाया मुल्क के तखरीबकारों को कहाँ तलाश किया जा सकता है कैप्टन मेहता? ये एक अजीब सा सवाल था। तिवाड़ी बड़ा सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर था, वो मुझसे ये क्यों पूछ रहा था? बात बिगड़ती दिखाई दे रही थी। मुझे अपने इर्द गिर्द दबाव सा महसूस होने लगा। मैंने कहा, सर, ये तखरीबकार जम्मू कश्मीर की वादी में सरहद पार करके आते हैं, हमें वहाँ सिक्योरिटी सख्त कर देनी चाहिए। सर, क्या ये केस हमें रेफ़र किया गया है? तिवाड़ी का चेहरा पत्थर की तरह संजीदा हो गया। कहने लगा, मिस्टर मेहता, ये केस हमें रेफ़र नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान को रेफ़र होगा? तिवाड़ी की ज़ुबान से अचानक पाकिस्तान का नाम सुनकर मैं सर से पाँव तक एक लम्हे के लिए सुन हो गया। फिर ख्याल आया कि आखिर मैं भी हिंदुस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर हूँ, ये मुझे इस तरह अपने दाम में गिरफ्तार नहीं कर सकते। मेरे खिलाफ वहाँ किसी के पास कोई सबूत नहीं था। मैंने भी लहजा ज़रा सख्त करते हुए कहा, सर, क्या आप मुझ पर तंज करने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने एक दफ्तरी ज़ाब्ते की बात की थी। तिवाड़ी ने फ़ौरन अपना लहजा बदल लिया। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कुर्सी की पुश्ते से टेक लगाते हुए बोला, कैप्टन मेहता, तुम तो बुरा मान गए। मेरा मतलब ये था कि तुम एक तजुर्बाकार ऑफिसर हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए हमारा महकमा सेंट्रल खुफिया पुलिस का है। देश का इतना बड़ा नुकसान हुआ है, देश की साख को इतना ज़बरदस्त धचका लगा है, तो लाजमी तौर पर इसकी इन्वेस्टिगेशन भी हमारा महकमा ही करेगा। मैंने इंतहाई जिम्मेदार अफसर के किरदार की अक्कासी करते हुए कहा, सर, ये केस मैं अपने हाथ में लेना चाहता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अभी से इसकी तहकीकात शुरू कर दूँ। तिवाड़ी ने ऐनक उतारकर टिश्यू पेपर से इसके शीशे साफ करते हुए इस बात में सर हिलाया और बोला, हम इसका फैसला आज ही करेंगे कि ये केस किसको सौंपा जाएगा। बहरहाल तुम रत्तू झाला डैम की फाइलें मंगवा कर इसकी स्टडी करो, तुम जा सकते हो कैप्टन। मैंने नमस्ते कहा और कमरे से निकल आया। अपने कमरे में आया तो मेरी कनपटियाँ बज रही थी। दिमाग बड़ी तेज़ी से एक ही ख्याल के लिए चक्कर लगा रहा था। तिवाड़ी को शायद मुझ पर शक हो गया है। आनजहानी टंडन ने भी मुझ पर ऐसा ही शक किया था। जाहिर है कि इसने तिवाड़ी को मेरे बारे में अपने शकूक ज़रूर बता दिए होंगे। आखिर तिवाड़ी भी इसका साथी था, तो क्या इससे भी निमटना होगा? हाँ, ये बहुत ज़रूरी हो गया था, वगरना मैं अपने वतन की खातिर आगे कोई काम नहीं कर सकता था। ये शख्स ना सिर्फ मेरा रास्ता रोकने वाला था, बल्कि इसकी बातों से मुझे ये भी शक पड़ा कि ये शायद वो मेरी निगरानी शुरू करवा रहा है। जहरीले सिगार मेरे पास मौजूद थे। मैं इनकी मदद से तिवाड़ी को भी अपने रास्ते से हटा सकता था। सारा दिन मेरे दिल में अजीब सी खुदबुद सी लगी रही। मुझे अपने गिर्द एक जाल सा फैला हुआ महसूस होने लगा। दफ्तर में मैं 4:30 बजे तक रहा। इसके बाद तिवाड़ी ने मुझे अपने कमरे में न बुलवाया। मैं दफ्तर से निकला तो मेरा जहन परेशान था। महज तफरीह की खातिर मैंने गाड़ी का रुख कुतुब साहब की तरफ मोड़ दिया। शाम तक वहाँ पार्क में फिरता रहा। वहाँ एक जगह चाय पी। जब शाम का अंधेरा फैलने लगा तो मैं चांदनी चौक में आ गया। सामने सिनेमा हाउस के बाहर अमिताभ बच्चन की नई फिल्म का बोर्ड लगा था। गाड़ी एक तरफ पार्क करके गैलरी का टिकट खरीदा और सिनेमा हॉल में जाकर बैठ गई। मेरी आंखें पर्दा सेमे पर लगी थी, लेकिन जहन में एक ही ख्याल बार बार आ रहा था कि तिवाड़ी से कहाँ निपटा जा सकता है। वो सिगरेट पीता है, इसे सिगार पेश करने पड़ेंगे। ये सिगार इसे किसी ऐसी जगह पेश करनी चाहिए जहाँ बाद में इसकी लाश कम से कम 1-8 घंटे तक अकेली पड़ी रहे, ताकि मैं जाए वारदात से काफ़ी दूर जा सकूँ। मैं सिनेमा हॉल में बैठा यही कुछ सोच रहा था और हालात किस कदर संगीन सूरत इख्तियार कर चुके हैं ये मुझे इल्म ही नहीं था। इंटरवल हो गया। इंटरवल के दौरान भी मैं सिनेमा हॉल में बैठा रहा। ये मेरी इंतहाई खुशकिस्मती थी कि मैं इंटरवल में उठकर वापस अपने मोती नगर वाले मकान पर नहीं आ गया था। तकदीर भी क्या चीज़ है। कभी ऐसा भी होता है कि तकदीर इंसान को इधर उधर से घेर घार कर मौत के सामने ला खड़ा करती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि तकदीर इंसान को ऐसे तरीक़ों से मौत के मुँह से बचाती है कि आदमी हक्का बक्का होकर रह जाता है। इंटरवल के बाद फिल्म शुरू हो गई। मैं फिर अपने मंसूबों की दुनिया में खो गया। बीच बीच में 1-8 मिनट के लिए फ़िल्म पर तवज्जो दे देता और फिर अपने ख्यालात में खो जाता। 9:30 बजे फिल्म ख़त्म हुई तो मैं गाड़ी निकालकर अपने मकान की तरफ रवाना हो गया। अक्टूबर की खनक रात में दिल्ली की सड़कें रोशनियों से जगमगा रही थी। बड़े पुल से उतरकर अपने मोती नगर वाले मकान की तरफ गाड़ी मोड़ने ही वाला था कि तकदीर ने मुझे एक रेस्टोरेंट की तरफ मोड़ दिया। दिल में ख्याल आया कि खाना किसी रेस्टोरेंट में खाना चाहिए। नौकरानी ने दही दाल पकाई होगी।
तकदीर मेरी हिफाजत कर रही थी। रेस्टोरेंट में बैठकर मैंने खाना खाया, फिर कॉफ़ी मंगवा ली। अचानक मुझे सुजाता का ख्याल आ गया। सोचा क्यों ना फ़ोन करके इससे मोहब्बत की 2-4 बातें की जाए। मैंने नंबर मिलाया, दूसरी तरफ घंटी बजी, किसी ने रिसीवर उठाया। मैंने कहा, हेलो सुजाता। दूसरी तरफ से सुजाता की आवाज़ आई, सॉरी रॉन्ग नंबर। मैंने जल्दी से कहा, सुजाता मैं किशन कैप्टन मेहता हूँ। सुजाता ने झंझलाकर मेरी बात काटते हुए कहा, कह जो दिया है रॉन्ग नंबर। दूसरी तरफ से फ़ोन का सिलसिला मुनक़ता हो गया। मैं बड़ा हैरान हुआ कि सुजाता को आज क्या हो गया है। अचानक मुझे याद आया कि सुजाता ने मुझे एक बार हिदायत की थी कि अगर तुम घर पर कभी फ़ोन करो और घर पर किसी किस्म के रिश्तेदार या मेहमान बैठे हों और तुमसे इनके सामने राज़ो नियाज़ की बातें न कर सको तो मैं तुम्हें झंझलाकर सॉरी रॉन्ग नंबर कहूँगी, फिर तुम मुझे 2 मिनट बाद कमला के घर फ़ोन कर दिया करना। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।